नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज सवाल आपका में हम बात एक ऐसे विषय पर करने जा रहे हैं जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है। जी हां, वो है हरियाणा की खेल नीति। ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा अकेला ही 3 मेडल लेकर आता है और बाकी देश के मुकाबले हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में ज्यादा रहता है। और न सिर्फ ओलंपिक, अगर बाकी तमाम बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व ज्यादा ही रहता है और हरियाणा के मेडल ही हरियाणा की तरफ से जो है वो ज्यादा आते हैं। और आज क्योंकि ये सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है, आज जब बजरंग पूनिया जब उन्हें पंचकुला में संबोधित किया जा रहा था इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दुनिया भर के लोग ये पूछते हैं जब भी वो किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं कि हरियाणा में ऐसा क्या है और किस तरीके से खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है और इतना पैसा दिया जा रहा है। ऐसी कैसी पॉलिसी है हरियाणा की और वो किस तरीके से काम कर रही है। यानी कि हरियाणा की खेल नीति के बारे में अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हरियाणा जो खेलों की नर्सरी बन गया है उसमें ऐसा क्या कमाल हो रहा है और क्या नया हो रहा है और किस तरीके से आने वाले समय में इसके भविष्य की नीतियां जो हैं वो तय की जा रही हैं। इसी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे हम और तमाम सवाल इसमें उठाएंगे। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले बात उन सवालों की जो आज खबरफास्ट उठा रहा है इस विषय को लेकर। तो ओलंपिक में हरियाणा का प्रतिनिधित्व ज्यादा क्यों है, किस वजह से है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। उधर क्या कारण है कि हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो ज्यादा मेडल लेकर आते हैं, वहां पर भी हरियाणा का दबदबा जो वो रहता है। और क्या हरियाणा जैसी खेल नीति पूरे देश में लागू हो जानी चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और अगले ओलंपिक की तैयारी क्या आज से ही शुरू हो जाए, इसी नीति को अपनाया जाए और इसी नीति पर अगले ओलंपिक की तैयारी आज से शुरू कर दी जाए तो हमारे मेडल्स और ज्यादा हो सकते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल करें। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल, आप जो कुछ इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, क्योंकि ये मंच आपका है, ये सवाल आपका है। तो कॉल करें हमें इनमें से किसी भी नंबर पर और जुड़ जाएं तुरंत हमारे इस खास कार्यक्रम से, हमारी इस खास पेशकश के साथ। दरअसल हरियाणा ने जिस तरीके से ऐलान किया है, गोल्ड मेडल के लिए वो 6 करोड़ रुपए देते हैं, 4 करोड़ रुपए वो सिल्वर मेडल के लिए देते हैं, 2.5 करोड़ अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में लेकर के आता है 2.5 करोड़ रुपए देते हैं। ये अपने आप में इतनी बड़ी रकम है जो कोई और राज्य इतनी रकम देता नहीं है। सबसे पहले, सबसे बड़ी और सबसे मेन वजह तो यही है कि हरियाणा में इस तरीके से खिलाड़ी प्रोत्साहित होते हैं। इसके अलावा ये तो रही मेडल जीतने के बाद की परिस्थितियां, लेकिन मेडल जीतने से पहले यानी कि खिलाड़ी को तैयार करने के लिए भी हरियाणा सरकार जो है वो अलग स्तर पर पूरी की पूरी तैयारी खिलाड़ी की करवाती है और लंबे समय से ये चीज जो है वो चल रही है। दरअसल पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उन्होंने शुरुआत करी पदक लाओ पद पाओ की नीति से और उसके बाद से अब जब बीजेपी की सरकार आई उसमें और बदलाव की और बड़ा इसे बनाया गया और तब जाकर के आज जो परिस्थितियां बनी है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीजों को बेहतर किया गया और आने वाले समय में कैसे और बेहतर हो सकता है। और भविष्य में यह सवाल सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट है कि क्या इसी खेल नीति को अगर हरियाणा इंप्लीमेंट करता है और अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है तो क्या पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू कर दिया जाए तो क्या तस्वीर उलट हो सकती है। ओलंपिक में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, वहां से हमारे मेडल और ज्यादा आ सकते हैं और निश्चित तौर पर देश का नाम होगा वो अलग। तो इसी पर आज बात करते हैं। हमारे साथ विवेक चौधरी, जेजेपी के प्रवक्ता, और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद गर्ग, ओलंपिक स्तर के रेफरी रहे हैं और अपने स्तर पर जाने माने खिलाड़ी भी अपने समय में वो रहे हैं और तमाम खेल प्रेमी उनको बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस बार जो हरियाणा, खासतौर पर पूरे भारत का जो प्रदर्शन इस बार के ओलंपिक्स में रहा वो अपने आप में काबिल तारीफ है, लेकिन उसमें से हम ये भी देखते हैं कि हरियाणा अकेला जो है वो ज्यादा प्रतिनिधित्व रखता है बाकी देश के मुकाबले
और मेडल जब आते हैं तो उसमें भी हिस्सेदारी हरियाणा की ज़्यादा मिलती है। तो इसके पीछे की सबसे पहले खास वजह आप क्या मानते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप खेलों से जुड़े हैं और इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को बड़े बारीकी से समझते और समझाते भी आ रहे हैं। राजेंद्र जी। अरुण जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और खबर फास्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूं। वो मुझे समय समय पर याद करते हैं और जो जानकारी दर्शकों तक चाहिए वो पहुंचती है। तो मैं दोबारा से खबर फास्ट का धन्यवाद करता हूं। और इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इस बार तो जो भारत सरकार ने हमारे सभी खिलाड़ियों को, भारतवर्ष के सभी खिलाड़ियों को जो तमाम सुविधाएं दी हैं, उनका ही परिणाम है कि हम गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीत पाए। तीनों मेडल इस बार हमारी झोली में है। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी जरूर है, हमारे कम से कम 10 और 15 बच्चे ऐसे थे जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत सकते थे। यानी कि पदकों की संख्या ये डबल भी हो सकती थी। और मैं पहले दिन भी डिबेट पे आया था तो मैंने ये बोला था कि हमारे कम से कम 15 से 20 मेडल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसके पीछे, उस चूक के पीछे में हमें जाना पड़ेगा। लेकिन ये 10 और 15 मेडल भी नाकाफी हैं। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मोटिवेशन जो सरकार से और जो संघों से मिलता है, डिफरेंट संघ है जितने हम तैयार रहते हैं, और जो भारत सरकार जितनी सुविधाएं दे रही है, शायद किसी और दूसरे देश में इतनी सुविधाएं नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, जो बात आपने कही है, क्योंकि भारत देश में इतने ज़्यादा जनसंख्या है और न प्रतिभा की कमी है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, तो अगर उसे तराशा जाए और समय पर उसे संभाला जाए और पहचान लिया जाए तो आगे हम अपना प्रतिनिधित्व और बढ़ा सकते हैं। विवेक, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सरकार जो है क्योंकि मोटे तौर पर अंत में आकर के सरकार के बगैर चीज़ें उतने आसानी से नहीं हो पाएंगी जितना हो सकती हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए और उस खिलाड़ी को तैयार करने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके माता पिता, उसका घर परिवार जो है वो तमाम चीज़ों को, अपनी खुशियों को दांव पर लगा देता है अपने बच्चे को एक अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए। और जब बात ऐसे खेलों की आए जिसमें रेसलिंग जैसे खेल हों, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइट की आवश्यकता रहती है, हालांकि हर खेल में चीज़ों की ज़रूरत है, उस स्तर पर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो सरकार के स्तर पर चीज़ें आ जाती हैं। तो वहाँ पर आज के समय में, आज के दिन की हम बात करें तो हरियाणा सरकार कहाँ उसमें खड़ी पाती है अपने आप को? विवेक। अरुण जी, आज अगर बात की जाए तो जिस तरह से आज का, मैं कहूँगा आज एक ऐतिहासिक दिन, जिस तरह से आज खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया और सम्मान देने लायक जो काम उन्होंने किया था, पूरे विश्व में देश और प्रदेश का नाम जो चमकाने का काम हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया, उसकी सराहना जितनी भी की जाए। मैं आपको अगर विस्तार से बताऊं, बॉक्सिंग में हमारे हरियाणा से 50% खिलाड़ी थे। 4 दशक बाद हॉकी में जो इतिहास रचा गया वो भी भूला नहीं जा सकता। कुश्ती के अंदर 7 टोटल खिलाड़ी है, वो 7 के साथ हरियाणा से। और शूटिंग की अगर बात की जाए, शूटिंग में 4 खिलाड़ी हमारे थे। गोल्फ में भी हमारी बेटी ने नाम चमकाने का काम किया। कहीं ना कहीं ये अच्छी खेल नीति का ही कारण है जो आज इतने अच्छे परिणाम खिलाड़ी दे रहे हैं। जो बात देखने की आज माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो घोषणाएं वहां पे की और जिस तरह से सम्मान राशि देने का काम किया, नीरज चोपड़ा जी को 6 करोड़, रवि दहिया जी को 4 करोड़ और बजरंग पुनिया जी को 2.5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 50-50 लाख और पार्टिसिपेट करने वाले को 15 लाख रुपए देने का काम किया। इससे कहीं ना कहीं और भी नए जो युवा हैं, नए जो युवा खेलना चाहते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा के साथ साथ युवा गलत संगति से बचता है। हाँ। आज जिस तरह से 6 आवासीय और 9 डे बोर्डिंग जो स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है, वो भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम में लेके आएंगे। चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, सभी के अंदर एक अच्छा रिजल्ट हरियाणा की टीम और हरियाणा के बच्चे लेके आने का काम करेंगे। और इसी के साथ सरकार खिलाड़ियों की जो खेल नीति है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। आप पिछला भी अगर इतिहास उठा के देखें, पिछले टाइम में भी हरियाणा का, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, हरियाणा का एक अलग ही रिकॉर्ड
सभी गेम्स में रहा है। एक कहावत भी है, देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, और उस कहावत को ये सच भी करता है। अच्छा, अभी अगर इसमें हम क्योंकि विवेक अभी जो समय आ गया है वो हम देखते हैं, और मुझे लगता है राजेंद्र जी उसको बड़े बारीकी से समझा पाएंगे। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो वहाँ पर खेलों के लिए जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, हम उसमें और किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, मैं इसी बारे में राजेंद्र जी से थोड़ा समझूंगा। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, करीम मध्य प्रदेश से हमारे साथ, वो अक्सर इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। करीम, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं जी। बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी। खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत अच्छी बात। लेकिन पहली बात तो हरियाणा राजस्थान को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि दिल्ली के नजदीकी प्रदेश है, लेकिन दूर दराज के जो प्रदेश है जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे उसका प्रोत्साहन नहीं मिलता, खिलाड़ियों के लिए उतना फंड नहीं मिलता, खिलाड़ियों के लिए उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। और रही बात दूसरी, तो जो खिलाड़ी है उनको आज तो सम्मान दे रहे हो, लेकिन बाद में सम्मान देंगे या नहीं देंगे? गर्ग जी पुराने दिख रहे हैं मुझको, शायद इनको याद होगा एशियाड 82 जब हुआ था तो खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद के घर जाने की इच्छा जाहिर की थी। हाँ। उस वक्त सरकार सख्ते में आ गई थी कि मेजर ध्यानचंद के घर को कैसे ले जाया जाए, तो रातों रात वहाँ रोड बनी, रातों रात वहाँ सब कुछ बना। ये हालत है। जो हमारे खिलाड़ी रहते हैं उनको बाद में प्रोत्साहन उतना नहीं मिलता, उतना उनकी उतनी इज्जत होती है। इनको इज्जत करना चाहिए। और रही बात स्कूलों में, टीचरों की भर्ती होना चाहिए, गेम टीचर नहीं है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम राजेंद्र जी से बात करेंगे। जो अभी हमारे दर्शक ने बात कही, मैं उसी का जवाब देना चाह रहा था। हाँ। कि उनको सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ। आज आपने भी देखा होगा कि दुष्यंत जी ने साफ कहा कि शाम तक हर एक खिलाड़ी के खाते में आरटीजीएस के थ्रू पैसे पहुंचने का काम होगा। और ये इस टाइम हम डिबेट कर रहे हैं तो सभी खिलाड़ियों के खाते में पैसे जा चुके हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो बिल्कुल ठीक। और मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दो राय है कि जब एक पॉलिसी बनी है और उसके बाद भी, ये कोई ऐसी नहीं कि कोई नेता आकर के घोषणा कर रहा है, लेकिन एक पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत चीज़ें निश्चित तौर पर ग्राउंड पर होंगी, उस बात पे कोई शक भी नहीं, कोई दो राय भी नहीं है। मैं एक चीज जिस पर अभी वो बात कर रहे थे जी, जो बात मैं इसमें अरुण जी कहना चाहूंगा, हाँ। घोषणा करने की कोई बात नहीं है। अगर डायरेक्ट खाते में जा रहा है, अगर टेक्नोलॉजी का कोई फायदा उठाया जा रहा है तो हाँ। उसमें दो राय भी कोई नहीं है। नहीं, युवा सोच है, युवा सोच अगर कुछ बदलाव करना चाहती है। पहले हम देखते रहे हैं बहुत सी कमियां रही हैं, खिलाड़ियों को उनका जो सम्मान है वो नहीं मिला, और आज अगर उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपने अभी कहा था कि इक्विपमेंट्स, हाँ। सिर्फ इक्विपमेंट्स जरूरी नहीं है। आज जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आज खिलाड़ियों को अच्छा रिजल्ट देने के लिए। पहली रिक्वायरमेंट अगर बात करें इक्विपमेंट्स, दूसरी कोचिंग, तीसरी हेल्थ फैसिलिटी, चौथी एनवायरनमेंट, और पांचवी जो और मेन जो चीज है वो है फॉरेन कोचेस। फॉरेन कोचेस के साथ जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है या स्टेडियम के अंदर उनको डाइट, जो डाइटिशियन बताता है, और हाँ। जो डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं, वो सब कुछ जरूरी है, और तभी एक अच्छा रिजल्ट बाहर निकल के आता है। ये सही बात है। और इसी में क्योंकि बात पहले हम टेक्नोलॉजी की कर रहे थे और इक्विपमेंट्स की कर रहे थे, उस पर बात करें, लेकिन महेंद्र सिंह एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गया। महेंद्र जी, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है सर, बताइए। हेलो जी जी, बताइए। मैं ये कहना चाहूँ, जो स्कूलों में पीटीआई मास्टर हैं, हाँ हाँ, वो उनको मतलब समान, पहले 1 घंटे लग गया करती है, 8 घंटी है तो 1 घंटी पीटीआई स्कूल में लेता था। हाँ। अब कोई मतलब मास्टर है लेकिन स्कूल में कोई इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना उनके पास सामान है। ओलंपिक में जीता हुआ है तो उसके अंदर पूरा सब कुछ सामान दे देते हैं। ये बहुत सही बात है। जो ग्राउंड है ना वो खराब है। ये आपने बहुत जरूरी बात कही है, मैं इस पर भी आने वाला था। मैं विवेक आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले राजेंद्र प्रसाद जी से। राजेंद्र जी, जो बात अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर हम खेलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने राजेंद्र जी आ जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी हमें और उसमें ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है? फॉरेन कोचेज़ के अलावा हमें हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे ग्राउंड्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान हर जगह पर होंगे तो हो सकता है हॉकी के और ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से निकलें।
हमारे पास अगर तीरंदाजी के लिए हमारे पास ऐसे रेंज और ज्यादा होंगी तो हो सकता है और तीरंदाज उसमें से निकले। तो ये चीज राजेंद्र प्रसाद आप बता राजेंद्र स्कूल से ही मतलब प्रोत्साहन मिले तो बच्चों को वो सबसे बढ़िया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महेंद्र जी, आप बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। राजेंद्र जी, मैं महेंद्र जी की बात पे समर्थन करता हूँ उनकी बात का। हाँ, अगर हमें स्कूल लेवल से ही अच्छी सुविधाएं मिले तो टैलेंट तो स्कूल लेवल से आएगा। और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे हरियाणा सरकार में पहले हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने कहा भी एक पीरियड लगता था, वो बहुत अच्छा लगता था, अब शायद नहीं है। तो एक पीरियड बहुत जरूरी है सबके लिए, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। नंबर 2 चीज, ये हिंदुस्तान का पहला ओलंपिक है जिसमें देश, हरियाणा के नहीं बल्कि देश के किसी भी खिलाड़ी को कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे ये सुविधा नहीं मिल पाई। हाँ। हरियाणा सरकार, भारत सरकार और जितने संघ थे हमारे, जितने खेलों के दूसरे संघ थे, उन्होंने हर खिलाड़ी के लिए अपनी पर्सनल प्रैक्टिस, पर्सनल कोच, जहां वो चाहे जहां वहां प्रैक्टिस कर सकते थे। कम से कम एक खिलाड़ी को पिछले 2 साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च किए गए हैं। और तभी हम इतना इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। और ये जरूरी है कि हम, जैसे विवेक जी ने सारी बातें खोल के बताई है आपको भी, किन किन चीजों की आवश्यकता और कैसे कैसे हमें पूरी करती है और कर भी रहे हैं हम। और हरियाणा खेल नीति का जो प्रोत्साहन है वो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। पूरे वर्ल्ड में इतना पैसा कहीं पे भी नहीं दिया जाता जितना अकेला हरियाणा सरकार मेडल विजेताओं को देती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक छोटी सी कमी है, मैं उसको हरियाणा सरकार तक विवेक जी के माध्यम से मैं उनको पहुंचाना चाहता हूँ। भाई, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए सुविधाएं पंचकुला में कम ना होके हमारे सेंटर ऑफ जो स्टेट है वहाँ पे हो, ताकि इधर से बच्चे सब जगह से उस बच्चे पहुँच सकें। यानी कि मान लिया पंचकुला में कोई सुविधा हमने बना दी, तो और महेंद्रगढ़ का कोई बच्चा तो वो कहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक उसका, लेकिन रोहतक तो वो आ सकता है। बिल्कुल, रोहतक तो आ सकता है। तो जितनी सुविधाएं हैं वो पहले सेंटर ऑफ जो ना हरियाणा में, जैसे रोहतक है, सोनीपत है, भिवानी है, इस एरिया के आसपास वो सुविधाएं मिले थे, हमारे बच्चे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और इस बार ये अद्वितीय ओलंपिक था, भारत के इतिहास के लिए भी अद्वितीय था। जो जज्बा हमारी हॉकी मैन टीम और वुमेन टीम ने दिखाया है वो देखते बनता था। हम तो 40 साल से ये देखते थे भारत अच्छा खेला लेकिन जीत नहीं पाया, लेकिन इस बार अच्छा खेला भी और जीता भी। और जिससे हारे तो उसको नाको जने चबाए हैं। जो भी खिलाड़ी हमारा आ रहा है किसी भी स्तर पे वो आ रहा है, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं आ रहा। और जीता है तो बड़े शान से जीता, जैसे बजरंग पूनिया थे अपने, रवि दहिया थे अपने, और जैसे अपने नीरज जी थे। नीरज ने जो सेकंड थ्रो किया था उसकी तरफ देखा भी नहीं, इतना आत्मविश्वास उनके अंदर था कि मेरी थ्रो बेस्ट है। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कोई भी। तो ये बिल्कुल, ये अपने आप में थोड़ी सी खेल नीति में जो कोचिंग साइड है उसमें हम, जैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, डाइटिशियन होता है, वो अलग होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट अलग होना चाहिए, फिजिकल ट्रेनर अलग होना चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है, एक ही कोच, वो फिजिकल ट्रेनर भी होता है, वो डाइटिशियन भी होता है, वो मतलब टेक्निकल कोच भी होता है। तो एक कोच सारी चीजों का नॉलेज नहीं रख सकता। बिल्कुल तो सही बात। ये इस चीज में थोड़ा सा हम अगर सुधार करें तो हमारे मेडल और भी ज्यादा आएंगे। विवेक जी, ये जो बात अभी राजेंद्र जी कह रहे थे, और मुझे लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर दिशा में और ज़्यादा जा सकें, उनका इशारा उसी तरफ है। जैसे बिल्कुल ये बात सही है कि हमें क्योंकि पूरे स्टेट से अगर चीज़ें एक साथ सभी को मौका मिले तो हरियाणा के केंद्र में या फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंटर्स जो हैं वो बना दिए जाएँ। और दूसरी तरफ ये भी कि हमें, जैसे अभी एक हमारे दर्शक भी कह रहे थे कि स्कूल लेवल से, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, महेंद्र हमारे एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने ये सच में अच्छी बात कही कि स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो एक पीटीआई के साथ एक पीरियड होता था। अब वो हो सकता है बहुत ज़्यादा जगहों पर ना हो। और ग्राउंड्स जो हैं, क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के पास बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स स्कूल के ही कैंपस में रहते हैं, गाँव में हम देखते हैं, तो वहाँ उनको उस स्तर पर उनका डेवलपमेंट कर दिया जाना और वहाँ पर पीटीआई के पास और ज़्यादा उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत वहाँ खर्च जो और ज़्यादा बढ़ा देना, ये हो सकता है कि स्कूल लेवल से और चीज़ों को हो सकता है और ज़्यादा बढ़ा दे, हमें चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएं। अरुण जी, मैं शुरुआत में ही कह चुका हूँ कि 6 आवासीय और 9 डे बोर्डिंग स्टेडियम्स जो बनाने की बात सरकार द्वारा की जा रही है, उसमें सभी सुविधाएं देने की बात भी साथ में की जा रही है।
और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 स्टेट के अंदर बनाई जानी है, वो अलग अलग जगह पे ही बनाई जानी है, पंचकूला के अंदर नहीं। हाँ। अब जैसे रवि जी ने कहा, रवि जी ने डिमांड की कि मेरे गांव में स्टेडियम बनाया जाए। हाँ। बजरंग जी ने डिमांड की कि मेरे गांव में स्टेडियम बनाया जाए। हाँ। वो स्टेडियम बनाए जाएंगे। वो किस लिए बनाए जाएंगे? एक ही जगह पे पंचकूला में नहीं, सारे हरियाणा प्रदेश में। खेल नीति अगर हमें खिलाड़ी निकालने हैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग खिलाड़ी निकल के आते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में स्टेडियम्स भी बनाए जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम। उनको चाहे कोर्ट देने की बात हो, चाहे फील्ड देने की बात हो, सब कुछ देने का काम हरियाणा सरकार करेगी, ताकि आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट सामने आए। अच्छा, एक चीज तो है, ये निश्चित तौर पर ऐसा रिजल्ट जो है वो उत्साहित भी करता है और आगे के लिए एक नई ऊर्जा भी देता है, मार्गदर्शन भी करता है। हमने देखा कि जब इस तरीके का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, और क्योंकि अब पूरे देश के तमाम दूसरे राज्यों के बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हरियाणा में ऐसा क्या हो रहा है, हरियाणा के लोगों को इतना। और मुझे याद है कि एक पंजाब के एक दर्शक एक बार हमारे साथ एक कार्यक्रम में जुड़े थे, उन्होंने ये बताया कि हमारे पंजाब के जो खिलाड़ी हैं वो ये चाहते हैं कि वो हरियाणा की तरफ से किसी तरीके से खेल जाएं तो उनको जो है भविष्य उनका सुधर जाएगा। तो नज़दीक नज़दीक दो राज्य हैं और दोनों ही संपन्न हैं, उसके बावजूद इतना फ़र्क है, तो निश्चित तौर पर ये आने वाले समय के लिए प्रोत्साहन है। तो मैं राजेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस तरीके के प्रोत्साहन जब मिल रहे हैं तो इसको अगर राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया जाए और इसी तरीके से जैसा आप बता रहे थे कि एक खिलाड़ी के साथ एक गेम में अलग अलग लोग अगर हों, कोचेज अलग हों और फिजिकल ट्रेनर अलग हो, न्यूट्रिशनिस्ट अलग हो, ये अगर इस लेवल पर हम तैयारी करवाने लग जाएं, आज से स्टार्ट हो जाए, तो आने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए आप क्या एक नई तस्वीर देखते हैं? देखो अरुण जी, मैंने तो इस ओलंपिक में जाने से पहले बहुत बड़ी तस्वीर देखी थी जी, और थोड़ा सा मुझे खुद पे भी क्वेश्चन होता है कि जब हम वर्ल्ड नंबर 1 हैं, हाँ, है ना, जैसे हम आर्चरी में वर्ल्ड नंबर 1 थे, शूटिंग में हम वर्ल्ड नंबर 1 थे, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे गेम थे जिसमें हम वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग थी। लेकिन कुछ न कुछ हमारे साथ ऐसा घटता है, साइकोलॉजिकल ऐसा घटता है, जब हमें उसकी जरूरत है तो वो हमें मिल नहीं पाता, है ना। और ये सिर्फ एक एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने ऐसा किया है, उसने जितना रिजल्ट दिया था उतना 100% दिया। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, यहाँ पे डाइटिशियन की जरूरत है कि उसकी परफॉर्मेंस जिस टाइम पे वो परफॉर्म करता है उस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस आए बच्चे की। बिल्कुल। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा घटता है हमारे साथ, हम मेडल से चूक जाते हैं, जो कि चूक नहीं होनी चाहिए। जिनके नाम होते हैं उन्हीं के मेडल आते हैं, हमारा भी नाम होता है, हमारे भी मेडल आने चाहिए। तो इस बात के पीछे हमें जाना पड़ेगा, है ना। हम क्यों चूक जाते हैं? अगर हम नहीं चूकते तो हमारी झोली में 20 मेडल तो इस बार जरूर होते, नहीं चूकते तो। तो ये चूक पहले बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम हुई है। तो कम हुई तो हमारे मेडल भी ज्यादा आए हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल, टैक्टिकल, साइकोलॉजिकल हर चीज का फायदा। सेकंड के 100वें हिस्से में हार जीत हुई है, सेकंड के 100वें हिस्से में हार जीत हुई है। हमारी कुश्ती में 5-5 सेकंड में रिजल्ट बदले हैं। तो उसी के कारण विनेश भी मेडल से चूक गई, हमारे दीपक जो पुनिया थे वो भी मेडल से चूक गए, पिछले 5-7 सेकंड में चूक गए। तो ये इन चीजों का एक साइकोलॉजिस्ट है, टैक्टिकल जो गेम है तो वो भी हमें आना चाहिए। उसकी हमारे अंदर कुछ न कुछ थोड़ी सी कमी रही है। तो मेरा ये मानना है कि हम हर साइंस का जो पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, फिजिकल एजुकेशन का मैं प्रोफेसर हूँ, फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो उस नाते जितनी भी साइंसेज हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए प्रैक्टिकली। लेकिन वो प्रैक्टिकली कम हो पाती हैं, बहुत चुनिंदा खिलाड़ियों को हो पाती हैं। ये शुरू से ही सबके साथ हो तो हमारे और ज्यादा मेडल आएंगे। ये आपने एक और बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि आपका इशारा है अमित पंघाल की तरफ, और जिस तरीके का उनका गेम था और नंबर 1 वो चल रहे थे, लेकिन उम्मीद उनसे क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, हम खुद उनसे उम्मीद कर रहे थे। और आपने भी जैसे कहा कि आपके साथ साथ और तमाम लोगों को उम्मीद थी, अगर कहीं पर एक ऐसे स्टेज पर, एक ऐसे लेवल पर जाने के बाद साइकोलॉजिकली कोई ऐसी चीज़ें अगर हो जाती हैं और किसी खिलाड़ी के साथ कुछ घटता है और अगर वो उससे जूझ पाए, किसी की मदद से इमीडिएटली उसको वो मदद मिल पाए, तो हो सकता है ये चीज़ें जहां हम 5-5 सेकंड में या कुछ चंद सेकंड्स में हमारे रिजल्ट खराब हो रहे थे, उसको हम पूरे तरीके से बदल पाते। जी अरुण जी, ये बिल्कुल
सच है और विवेक जी भी इस बात को जानते हैं और हमारे जितने दर्शक हैं वो भी इस बात को जानते हैं चूक कहाँ पे हुई है और वो चूक नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो चूक नहीं होती तो हम बहुत सारे मैंने कहा 10 और 12 मेडल तो और भी हम लेकिन इस बात का जज्बा जो है जो नीरज ने जगाया है बच्चों के अंदर, जो रवि ने जगाया है बच्चों के अंदर, जो हमारी छोटी बहन डिस्कस थ्रोवर थी जी, उन्होंने जो जगाया है और कमलप्रीत ने, हाँ कमलप्रीत जी, और जो जज्बा बॉक्सिंग में हमारी लवलीना जो उन्होंने जगाया है, तो रियली बच्चों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और वो जो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट वो भी कवर करेंगे आगे भी, हम भी जीत सकते हैं और हमें जीतना है। और, तो और बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और इसमें हम ये भी देख रहे थे कि बहुत सारे लोग और एक बड़ा एक ग्रुप है जो जेवलिन थ्रो को सुनते तो थे लेकिन कभी देखते, मुझे नहीं लगता कि किसी ने उस टूर्नामेंट को देखा होगा, लेकिन अब पूरे देश ने उस टूर्नामेंट को, उस फाइनल मैच को जो नीरज ने खेला उसको देखा है और उस जज्बे को देखा है। शायद उससे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल मदद जो है कोई खिलाड़ी अपने आप लेता है और शायद उससे इंस्पिरेशंस लेता है कि जब एक खिलाड़ी कर रहा है हमारे सामने तो हम भी उससे उभर कर आगे बढ़ सकते हैं। फाइनल कमेंट विवेक आपकी तरफ से, आने वाले ओलंपिक के लिए कितनी उम्मीदें हैं, चंद शब्दों में अगर आप बता सकें, और किस तरीके से तैयार रहेगी सरकार? अरुण जी, आने वाले ओलंपिक से पहले हमें कॉमनवेल्थ भी देखना है और उससे बाद हमें एशियन गेम्स भी देखने हैं जी। और जो आज की हमारी खेल नीति है उसके हिसाब से आने वाला रिजल्ट जो होगा आज से बहुत बेहतर होगा। अभी गर्ग साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या क्या प्रेरणा युवाओं को मिलती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो काम नीरज ने किया, जो काम रवि ने किया, जो काम बजरंग पुनिया ने किया, उससे कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को एक संदेश भी मिलता है और जो सरकार ने उनको मान सम्मान दिया उससे एक प्रेरणा भी युवाओं के बीच में आती है। जो आज हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति मैं कहूंगा, युवाओं के बीच में एक नशे नाम की बीमारी जो फैली हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का ये खेल नीति काम करती है। खेल में जब जो खिलाड़ी जाएगा वो नशे से दूर रहेगा। आज बहुत जरूरी बात है, जो पंजाब के साथ लगता क्षेत्र है वहां पे नशे की बहुत ज्यादा मार है। मैं अगर बात करूं, चाहे सिरसा, डबवाड़ी, अम्बाड़ा, गुला चिका, ये सारा एरिया जो पंजाब टच है, वहां पे नशे की बहुत मार है। और आज की खेल नीति को देखते हुए जितने ज्यादा युवा खेलों के अंदर आएंगे उतना ही नशों से दूर रहेंगे। ये भी बहुत जरूरी आज के लिए है। और आने वाले समय में मैं तो यही कहूंगा, आने वाले समय में खेल नीति के साथ साथ सरकार और भी जो स्टेडियम्स वगैरह खिलाड़ियों को देने का काम करेगी, उसके बाद जो आने वाला रिजल्ट होगा वो और भी बहुत बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक और राजेंद्र, आप दोनों का ही। आप इस कार्यक्रम में जुड़े और ये बेहद महत्वपूर्ण विषय था, आप दोनों ने अपने अपने विचार रखे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या अब हरियाणा में, जैसा अभी आपने पूरी चर्चा के दौरान सुना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अभी ठीक करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम ठीक करके आगे बढ़ गए हैं। धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करते करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब बहुत सारे मेडल हरियाणा के और ख़ासतौर पर पूरे भारत के जो है ओलंपिक्स में और बड़े टूर्नामेंट्स में आने लगेंगे। लेकिन ये सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या पूरे देश में भी अब इसी तरीके की पॉलिसी को लागू करना चाहिए। इसी सवाल के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।